आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने कैटनरी वायर के बारे में पढ़ा और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंडक्टर रेल सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ओवरहेड वायर सिस्टम है ये आधुनिक है, ये 20वीं सेंचुरी के बाद आया है। इसके पहले क्या होता था कि हम लोग का पास ये रेल थे, ये रेल पोल्स है जिस पर हमारे ट्रैक्शन या लोकोमोटिव चलते हैं। ये जो है ये ट्रैक है जिस पर हमारा लोकोमोटिव चलते हैं। इसी के बगल में थोड़े सा हाइट में ऊंचा रहता था और इंसुलेटर के ऊपर रहता था। एक रेल पोल पर ही हम लोग करंट को या वो पावर को सप्लाई करते थे। इसको हम लोग बोलते थे कंडक्टर रेल। और एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर, हाथनुमा एक स्ट्रक्चर से हम लोग पावर कलेक्ट करके हमारा ट्रैक्शन मोटर ऑपरेट करते थे। इसको हम लोग कंडक्टर रेल सिस्टम भी कहते हैं। ये सबसे पुराना मेथड है करंट कलेक्टर का, जो यूज़ करते थे हम लोग पुराने समय में। हमारे जो मेजर सिटीज़ थे जहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल्स या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था लेट 20s में, वहाँ पर हम लोग इसको उपयोग करते थे रेल कंडक्टर का। इसमें जो वोल्टेज कैपेसिटी रहती थी वो 750 वोल्ट रहती थी। जो वोल्टेज कैपेसिटी थी वो 750 वोल्ट रहती थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रेल कंडक्टर है उसका वोल्टेज कैपेसिटी कितनी रहती थी? 750 वोल्ट रहती थी। ये कहाँ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ये टनल्स के बीच में जो सुरंग रहती थी उसमें लगाना और यूज़ करना काफ़ी सहज पड़ता था। और इसमें क्या होता था कि इसमें हमको जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता था वो कम लगता था, क्योंकि रेल पोल था वो कहीं ना कहीं एक काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर था, तो उसमें तोड़ फोड़ होना या कुछ होना बहुत मुश्किल था और उस पर कोई वातावरण का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता था जैसा कि हमारे ओवरहेड लाइन में पड़ता था। और इसका जो थिकनेस होता था काफ़ी ज़्यादा होता था, इसीलिए इसमें रिपल फैक्टर कम होता था। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखेंगे, इसका रिपल फैक्टर क्या होता था? कम होता था। और इसकी जो करंट कैपेसिटी रहती थी वो 500 एम्पियर तक रहता था। इसकी करंट कैपेसिटी कितनी थी? 500 एम्पियर तक रहती थी। अब हमने ओवरहेड लाइन के बारे में पढ़ा। आज के मॉडर्न एरा में 21वीं सेंचुरी में हमारे पास ओवरहेड कैटनरी वायर्स है। उनसे और लोकोमोटिव को पावर कंज्यूम करने के लिए एक पेंटोग्राम कलेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हाथनुमा स्ट्रक्चर रहता है, जैसा हम फिगर में देख पा रहे हैं ऐसा रहता है। और यहाँ से हमारा वायर जाता है, यहाँ से ये ब्लू रंग का हमारा क्या जा रहा है, जो वायर जा रहा है कैटनरी वायर जा रहा है, जिसको या बोले कंडक्टर कॉन्टैक्ट वायर जा रहा है। हमारा कैटनरी वायर का कॉन्टैक्ट वायर जा रहा है ब्लू रंग का, उसके ऊपर हमारा पेंटोग्राफ टच होते हुए जाता है। और यहाँ स्प्रिंग की सहायता से, यहाँ क्या लगा रहता है? स्प्रिंग लगा रहता है, जिसकी सहायता से इसकी हाइट को हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसकी हाइट यहाँ से खुलती और बंद होती है। जैसे हमारे पास टनल्स आ गया तो हाइट हमारी कम हो जाएगी, नॉर्मल चल रहा है तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, कोई ब्रिज आ गया तो हाइट कम हो जाएगी। तो ये जो स्प्रिंग है इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करने में मदद करते हैं। और ये जो कैटनरी का होता है, आप लोग अवेयर होंगे, कैटनरी कहीं ना कहीं इसको टच करते हुए जा रहा है। ये जो पेंटोग्राफ है इसको छूते हुए जा रहा है, ये जो वायर को छूते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की एयर आयोनाइज होगी और स्पार्किंग होगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए इस पर कोटिंग करते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट की कोटिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पेंटोग्राफ के ऊपर जो अपर लेयर होती है उस पर किसकी कोटिंग की रहती है? तो वो होता है कार्बन और ग्रेफाइट की, क्योंकि वो स्पार्क प्रोड्यूस भी नहीं करते और साथ साथ वो अच्छे कंडक्टर भी हैं, इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। हमारे पेंटोग्राफ कलेक्टर में ऊपर वाले सरफेस पर जो वायर से कांटेक्ट रहता है उस पर हम लोग कार्बन की कोटिंग करते हैं। और जो स्प्रिंग रहता है वो काफ़ी हद तक उसके हाइट को एडजस्ट करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी हमको प्रोवाइड करता है। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कहीं भी हम लोग यूज़ कर पाते हैं, टनल्स हो चाहे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी कैपेसिटी रहती है,
जो कैपेसिटी रहती है करंट टेकिंग की, वो जो रहती है वो अप्रॉक्स जो रहती है 2000 एम्पियर से लेके 3000 एम्पियर तक इसकी करंट टेकिंग कैपेसिटी रहती है, जो इससे काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है और इसमें वियर टीयर होने का चांसेस बहुत ना के बराबर रहता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट यूज किया जाता है हमारे सिस्टम में। अब बात करते हैं ट्रैक्शन, जो हमारे टाइप्स ऑफ मोटर जो होते हैं हमारे ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज आते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है जो हमारा डीसी ट्रैक्शन मोटर, उसमें हमारा यूज़ करते हैं जो डीसी सीरीज मोटर, और दूसरा यूज करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर यूज करते हैं। जो दूसरा रहता है वो है एसी ट्रैक्शन मोटर, उसमें हम लोग सिंगल फेज सीरीज मोटर यूज करते हैं और 3 फेज इंडक्शन मोटर हम लोग यूज करते हैं। जो डीसी में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो मोटर हम लोग यूज करते हैं वो है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं डीसी में, हमारे डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग डीसी सीरीज मोटर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अब जानते हैं फैक्टर जो होते हैं जो इसकी स्पीड कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर है वो जो स्पीड कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं, जो पहला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। दूसरा होगा मैग्नेटिक पोल, जैसा कि हमने पढ़ चुका है 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमारा मैग्नेटिक कितने नंबर्स ऑफ पोल है उस पर डिपेंड करेगा। और जो हमारा स्लिप ऑफ मोटर, स्लिप हम लोग जानते हैं, स्लिप ऑफ मोटर पर डिपेंड करेगा हमारा स्पीड। अब बात करते हैं हम लोग एसी ट्रैक्शन मोटर में। जो एसी ट्रैक्शन मोटर में जो होता है हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं और इसके स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड यूज करते हैं, पोल चेंजिंग मेथड यूज करते हैं, स्लिप चेंजिंग मेथड यूज करते हैं, वोल्टेज चेंज करके करते हैं, रोटर का रेजिस्टेंस कंट्रोल करके चेंज करते हैं इसका स्पीड, और रोटर ईएमएफ को कंट्रोल करके हम लोग इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं और कैस्केड कंट्रोल मेथड हम लोग उपयोग करते हैं। आज क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।